नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अपने यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए जो है औषधि सीरीज या के तहत यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 8 लेकर आ चुके हैं। जो आपके 2 तारीख को, यहाँ पर एक नहीं, आज 2 तारीख है ना, तो 2 तारीख को जो है ये आपको 11 बजे सुबह होने वाली थी, लेकिन अब ये जो सुबह सुबह जो है 11 बजे नहीं हो पाई है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 1 बजे आपको ये क्लास देखने को मिल रही है। यह हमारे चैनल सरकारी रोजगार के द्वारा जो है आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपने स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पीलीभीत और तराई के क्षेत्रों में थारू जनजाति द्वारा किया जाने वाला वह कौन सा नृत्य है जो रोहिलखंड की सीमा पर प्रचलित है। यानी जो पीलीभीत और तराई क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो गोरखपुर के तराई क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो थारू जनजाति जो निवास करती है, उसके द्वारा वह कौन सा नृत्य है जो किया जाता है जो रोहिलखंड की सीमा पर भी जो है वो प्रचलित है। तो बात करें क्या चरकुला नृत्य है, राई नृत्य है, लठमार होली या फिर खिचड़ी नृत्य है। तो जो है तराई क्षेत्रों में थारू जनजाति के द्वारा जो है खिचड़ी नृत्य किया जाता है, जो रोहिलखंड की सीमा पर जो है वो प्रचलित है। चरकुला नृत्य की बात करें तो यहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो यह ब्रज क्षेत्र में होता है। कौन से क्षेत्र में होता है, तो ब्रज क्षेत्र में जो है चरकुला नृत्य होता है। राई नृत्य की बात करें तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वहाँ पर होता है। कौन से, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका राई नृत्य होता है। लठमार होली की बात करें तो बरसाना में जो है वह की जाती है। खिचड़ी मेला की बात करें तो गोरखपुर में ही खिचड़ी मेला लगता है। खिचड़ी मेला जो है कहाँ पर लगता है, अगर आपसे कोई पूछ ले जो खिचड़ी मेला है वो कहाँ पर लगता है, तो खिचड़ी मेला की बात की जाए तो खिचड़ी मेला जो है आपका गोरखपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है, गोरखपुर में जो है खिचड़ी मेला जो है वो देखने को लगता है। वहीं बात करें जोगीरा नृत्य, तो रोहिलखंड में होली के अवसर पर जोगीरा नृत्य होता है। और भगत की बात करें तो बिजनौर और मुरादाबाद की प्राचीनतम लोक कला है। क्या है, भगत जो है बिजनौर और जो है मुरादाबाद की प्राचीनतम लोक कला है। और वहीं बात करें कोलदकी नृत्य का, कौन सी, कोल्हदकी नृत्य जो है वह बघेलखंड में होती है कोल जनजाति के द्वारा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रोहिलखंड के रामपुर क्षेत्र में प्रचलित मुजरा नृत्य की परंपरा किस मुगलकालीन कला के पतन के बाद विकसित हुई थी। यानी जो मुजरा नृत्य है वो किस मुगलकालीन जो है परंपरा के जो है अंत के बाद या पतन के बाद जो है वो विकसित हुई थी। क्या कथक के बाद, क्या ओडिसी, भरतनाट्यम या फिर कथकली। तो मुगलकालीन कला कौन सी है, तो मुगलकालीन कला एकमात्र कथक ही है। तो इसके पतन के बाद जो है मुजरा नृत्य जो है वो प्रचलित हुई थी। कथक शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो कथक शब्द की उत्पत्ति जो है वो कथा से हुई है, इसलिए इसको कथाकारों का नृत्य भी कहा जाता है। इसमें जो है 2 घराने सर्वाधिक प्रचलित हैं। कौन से, लखनऊ घराना और बनारस घराना। लखनऊ घराना के संस्थापक की बात करें तो अवध एवं अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हैं। वहीं बनारस घराना के संस्थापक जानकी प्रसाद हैं। यह प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य और उत्तर भारत का भी एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। क्या, कथक जो है प्रदेश और उत्तर भारत का एकमात्र जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी की बात करें तो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली जो है वो कहाँ का है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली के महत्वपूर्ण अगर शब्दावलियों की बात करें तो तत्कार जो है पैरों की कामया पद चाप को कहते हैं। वही पंठत की बात करें तो नृत्य शुरू होने से पहले तालवाद्य बोलने वाले को जो है
वो पंडित कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि शाहजहांपुर और बरेली के क्षेत्र में होली के दौरान एक विशेष जुलूस निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? उस विशेष जुलूस को क्या रामलीला जुलूस कहते हैं, ताजिया कहते हैं, लाट साहब का जुलूस कहते हैं या फिर रोहिल्ला जुलूस कहते हैं? तो शाहजहांपुर और बरेली में जो है होली के दौरान जो जुलूस निकलता है उसको क्या कहते हैं? तो लाट साहब का जो है जुलूस कहा जाता है। किसका जुलूस कहा जाता है? लाट साहब का जुलूस कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जो है वह जो है नृत्य या उत्सव जो है मनाए जाते हैं? तो आपके उत्तर प्रदेश में धोबिया हो गया, कटघोड़वा हो गया, धीवर हो गया, नटवरी हो गया, नटुआ हो गया, नकटुआ हो गया, चौरसिया हो गया, दादरा नृत्य, ये सब क्या है? पूर्वांचल क्षेत्र उत्तर प्रदेश में होते हैं। वही बात करें अवध क्षेत्र में जोगनी नृत्य हो गया, कालाबाजी नृत्य हो गया, ढेडिया नृत्य, ये सब अवध क्षेत्र में जो है वो किए जाते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मिर्जापुर जिले का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक मेला कौन सा है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जो मिर्जापुर क्षेत्र है जहाँ पर विंध्यवासिनी देवी के जो मंदिर है वो अवस्थित है, वहाँ पर कौन सा मेला जो है 2 बार आयोजित होता है? क्या गोविंद साहब मेला है, विंध्यवासिनी नवरात्रि मेला है, कालिंजर मेला या फिर सैयद सालार मेला है? तो विंध्याचल क्षेत्र में जो है विंध्याचल जिले में धार्मिक जो है मेला विंध्याचल नवरात्रि मेला जो है वो 2 बार जो है वर्ष में आयोजित विंध्याचल मंदिर जो मिर्जापुर में अवस्थित है वहाँ पर लगता है। वहीं बात करें अगर कैलाश मेला की, कौन से मेले की? कैलाश मेला कहाँ पर लगता है? तो कैलाश मेला की बात की जाए तो ये आगरा में लगता है। कौन से जनपद में लगता है? आगरा जनपद में जो है वो कैलाश मेला लगता है। एक सेकंड एक से स्लाइड लेते हैं उस पर बताते हैं। दादरी मेला की बात करें या ददरी मेला, कौन सा? ददरी मेला। ददरी मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? तो ददरी मेला आप लोग बताइए कमेंट करके कहाँ पर लगता है। वहीं बात करें अगर ददरी मेला की कहाँ पर लगता है? अगर तिगरी मेला की, तिगरी मेला, कौन सा मेला? तिगरी मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? तिगरी मेला। अगला मेले की बात करें तो अगला मेला हो गया हमारा काम्पिल्य मेला। काम्पिल्य भी बहुत पूछा जाता है। काम्पिल्य मेला या काम्पिल्य मेला जिसको कहते हैं, काम्पिल्य मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? काम्पिल्य मेले की बात करें तो ये कहाँ पर लगता है? ध्रुपद मेला अगर आपसे कोई पूछ ले, कौन सा मेला? ध्रुपद मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? तो इन मेलों को आप लोग 4 मेलों को बताए। तो ददरी मेला की बात करें तो ये बलिया में लगता है जो एक पशुओं का मेला है। किसका मेला है? पशुओं का जो है बलिया में लगता है। वह तिगरी मेला की बात करें तो कहाँ पर लगता है? अमरोहा में लगता है। कहाँ में लगता है? तो अमरोहा जनपद में जो है वह तिगरी मेला लगता है। कंपिल्य मेला की बात करें तो वाराणसी और मथुरा में लगता है। कहाँ पर लगता है? वाराणसी और मथुरा में जो है इसको जो है आयोजित किया जाता है। कौन से? जो है कंपिल्य मेला की। वहीं ध्रुपद मेला जो है वो वाराणसी और मथुरा में लगता है। कंपिल्य मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? तो कंपिल्य मेला भी, अरे यार, काम्पिल्य मेला जो है फर्रुखाबाद में लगता है। कहाँ पर लगता है? तो काम्पिल्य मेला की बात करें तो फर्रुखाबाद जो है यहाँ पर फर्रुखाबाद में जो है वो काम्पिल्य मेला जो है वो देखने को लगता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अंबेडकर नगर जिले में लगने वाला गोविंद साहब जो है मेला किस संप्रदाय के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है? तो गोविंद साहब मेला क्या सूफी संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है, शाक्त संप्रदाय के लिए, नाथ संप्रदाय के लिए या फिर जैन संप्रदाय के लिए? तो अंबेडकर जिले में जो लगता है मेला कौन सा? गोविंद साहब मेला, यह सूफी संप्रदाय के लिए जो है वह महत्वपूर्ण है। कौन से अनुयायियों के लिए? तो सूफी संप्रदाय के लिए। वहीं बात करें गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में लगता है। वह और बल सुंदरी देवी मेला का बात करें तो यह अनूप शहर, कौन से? अनूप शहर बुलंदशहर में जो है देखने को लगता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कासगंज जो जिला है
के सोरो नामक स्थान पर कौन सा प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है? तो कासगंज जिले के सोरो नामक स्थान पर क्या कंस मेला लगता है, ढाई घाट मेला लगता है, मार्गशीर या सूकर में क्षेत्र में लगता है, या फिर गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है? तो गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में लगता है। मार्गशीर्ष मेले की बात करें सूकर क्षेत्र जो में लगता है, ये आपके सोरे नामक स्थान पर जो है कासगंज जिले में आयोजित होता है। वहीं बात करें ढाई घाट मेला की तो शाहजहांपुर में लगता है, और कंस मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी में आयोजित होता है। अगर कंस वध मेला की बात आ जाए तो हमीरपुर में लगता है। अगर कंस मेला रहेगा तो मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगेगा। कहाँ पर लगेगा? फतेहपुर सीकरी में। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जैन धर्म से संबंधित कंपिल महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? सहारनपुर में, फर्रुखाबाद में, एटा में, या फिर जौनपुर में? तो कंपिल महोत्सव की बात की जाए तो आपके अभी जो जस्ट हमने पीछे बताया था कहाँ पर लगता है, फर्रुखाबाद जिले में जो है वो गंगा नदी के किनारे पर लगता है। या महादेवी वर्मा का जन्म भी फर्रुखाबाद जिले में ही हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का उत्तर प्रदेश के किस शहर में जन्म हुआ था? क्या झांसी में, वाराणसी में, लखनऊ में, या फिर प्रयागराज में? तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म की बात करें तो मेजर ध्यानचंद का जन्म आपके जो है प्रयागराज जनपद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज जो जनपद है यहाँ पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है हुआ था। इनको द वियार्ड नाम से भी जाना जाता था। किसको? द वियार्ड नाम से किसको जाना जाता था? मेजर ध्यानचंद को। इनको पद्म भूषण 1956 में मिला था। कब मिला था? पद्म भूषण से भी मेजर ध्यानचंद को 1956 में जो ही सम्मानित किया गया था। इनके जन्म दिवस 29 अगस्त, इनका जन्म की बात कर ले तो 29 अगस्त कब हुआ था? 29 अगस्त सन 1900 जो है 5 में इनका जन्म जो है हुआ था। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं। अगर बात कर ले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की तो कहाँ पर है? मेरठ में है। वही मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज जो है सैफई इटावा में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध एथलीट सुधा सिंह जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है यूपी के किस जिले से हैं? क्या रायबरेली से है, सुल्तानपुर से है, प्रतापगढ़ से, या फिर शाहजहां से? तो सुधा सिंह की बात करें तो सुधा सिंह जो है रायबरेली से हैं। कहाँ से हैं? रायबरेली से हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मोहम्मद शमी जो भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज है उत्तर प्रदेश के किस जिले से ताल्लुक रखते हैं? तो मोहम्मद शमी जो क्रिकेट के तेज गेंदबाज है, क्या मुरादाबाद से, सहारनपुर से, बिजनौर से, या फिर अमरोहा से? तो मोहम्मद शमी कहाँ के हैं? अमरोहा के रहने वाले हैं, जो तेज क्रिकेटर हैं, जो तेज जो है गेंदबाज हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले सुरेश रैना कहाँ के हैं? कौन? सुरेश रैना जो क्रिकेट से संबंधित है, ये कहाँ से संबंधित है? तो सुरेश रैना की बात की जाए तो ये कहाँ से है? मुरादानगर से है। कहाँ से है? मुरादनगर यानी गाजियाबाद से संबंधित है। कहाँ से? मुरादनगर जो है गाजियाबाद का एक शहर है, वहाँ से संबंधित है। भुवनेश्वर कुमार मेरठ से हैं। मोहम्मद कैफ आपके कहाँ के थे? तो मोहम्मद कैफ की बात की जाए, कौन? मोहम्मद कैफ जो है वो कहाँ के हैं? तो मोहम्मद कैफ जो है प्रयागराज से थे। कहाँ से थे? प्रयागराज जो है वो वहाँ से जो है मोहम्मद कैफ जो है इनका यहाँ पर निवासी स्थान था। किसका? मोहम्मद कैफ का। वहीं अगर आपसे बात करें रिंकू सिंह कहाँ से है, तो रिंकू सिंह की बात करें तो अलीगढ़ से हैं। रिंकू सिंह कहाँ के हैं? अलीगढ़ के। यशस्वी जायसवाल जो है वो भदोही से संबंध रखते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निशानेबाज
शुभम चौधरी जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी हैं? तो जो है शुभम चौधरी निशानेबाज कौन? सौरभ चौधरी। कौन? सौरभ चौधरी जो है वो मेरठ के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ के रहने वाले हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को आगरा से इलाहाबाद प्रयागराज में जो है किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? जो पहले आगरा में था उच्च न्यायालय, उसको आगरा से इलाहाबाद यानी प्रयागराज में कब स्थानांतरित किया गया? क्या 1869 AD में, या फिर 1901 में, या फिर 1875 में, या फिर 1947 में? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय को आगरा से इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज नाम है, उसको जो है 1869 ईस्वी में ही स्थानांतरित कर दिया गया था। इसकी स्थापना की बात करें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 17 मार्च कब हुआ था? 17 मार्च सन 1866 AD को जो है आगरा में इसकी स्थापना हो गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे सर वाल्टन मॉर्गन जो थे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा क्या 159 न्यायाधीश होते हैं, 160 अधिकतम न्यायाधीश होते हैं, या फिर 170 या फिर 180 न्यायाधीश होते हैं? तो उच्च न्यायालय में जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वो अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या की बात की जाए तो कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 159 जो है अभी तक जो है उच्चतम न्यायाधीश हो सकते हैं, लेकिन 160 भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, लेकिन जो है अधिकतर कौन सा मान है? तो 159 जो है वो मान है, लेकिन अगर आपको 160 दिखता है तो 160 पर ही जो है वो जो है ऑप्शन को टिक करिएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय क्या वाराणसी में है, प्रयागराज में है, लखनऊ में है, या फिर कानपुर में है? तो उत्तर प्रदेश का मुख्यालय की बात करें तो लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ पर? सिग्नेचर बिल्डिंग जो है वहाँ पर लखनऊ के सिग्नेचर बिल्डिंग में जो है उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय अवस्थित है। पहले इसे कहाँ था? तो प्रयागराज में था। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना की अगर कोई पूछ ले तो 1863 में जो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हो गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पुलिस के ध्वज में कौन से 2 रंग होते हैं? क्या हरा और सफ़ेद होता है, केसरिया और सफ़ेद होता है, पीला और काला होता है, फिर लाल और नीला होता है? तो उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का ध्वज है उसमें लाल और नीले रंग का जो है वो प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में पंचामृत योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? क्या पवित्र नदियों की सफाई से है, धार्मिक पर्यटन से है, गन्ना उत्पादक तकनीकी से, या फिर दुग्ध उत्पादन तकनीकी से है? तो पंचामृत योजना की बात की जाए तो पंचामृत योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो पंचामृत योजना जो है वो किससे संबंधित है? गन्ना उत्पादन की नई तकनीकी जो है इससे जो है पंचामृत योजना जो है वो संबंधित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म पर कितने रुपए का बांड दिया जाता है? तो भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म पे क्या 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, या फिर 25,000 रुपए दिया जाता है? तो भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म होने पर बांड के रूप में जो है 50,000 रुपए जो है वो दिए जाते हैं। कितने रुपए? तो 50,000 रुपए जो है मिलते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बाल श्रमिक विद्या योजना जो है के तहत लड़कों को प्रति माह कितने वित्तीय सहायता दी जाती है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत लड़कों को जो है प्रति माह कितने
तो 1200 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये या फिर 3000 रुपये। तो लड़कों को जो है 1000 रुपये की सहायता मिलती है और लड़कियों को जो है वो 1200 रुपये की। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाए जाने वाले रॉक फास्फेट का मुख्य उपयोग क्या है। जो रॉक फास्फेट है उसका निर्माण क्या है, सड़क में होता है, लोहा गलाने में होता है, बिजली उत्पादन में या फिर उर्वरक निर्माण में होता है। तो रॉक फास्फेट जो है इसका निर्माण उर्वरक जो है उसको बनाने में किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज के अगले और अंतिम प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। तो मैग्नेसाइट का भंडार क्या उन्नाव में है, चंदौली में है, बुलंदशहर में है या फिर बदायूं में है। तो जो है मैग्नेसाइट जो है क्या मैग्नेसाइट होना चाहिए था यहाँ पर। मैग्नेसाइट जो है इसका भंडार की बात करें तो चंदौली जिले में जो है मैग्नेसाइट का भंडार अवस्थित है। आप लोग बताएंगे तो उन्नाव जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या उन्नाव जो जनपद है वो कौन सी चीज के लिए ओडीओपी में जो है वह प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का इसका जवाब जो है होमवर्क के तौर पर जो है कमेंट में आप लोग जवाब बताइएगा। और अगर कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो या कुछ भी अगर आप जो हमें बताना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आप हमसे कोई भूल चूक से गलती हुई तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इसी के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और हमें अधिक सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।